नमस्कार, स्वागत है आपका TNI आवाज़ में और मैं हूं पलक गुप्ता। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अवतार और आज हम डॉक्टर अवतार से जानने वाले हैं कि आखिर किस तरह के पेशेंट्स इनके पास आते हैं, क्या कुछ थेरेपीज़ ये उन्हें देते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जाहिर सी बात है कि लोग जब आते होंगे तो एक भरोसे के साथ आते होंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, डॉक्टर उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या कुछ समस्याएं होती हैं? फिजियोथेरेपी के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजियोथेरेपी। इसके अंदर अपने न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं, ऑर्थो के पेशेंट्स होते हैं और पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जिसमें बच्चों का समस्याएं होती हैं, उन तरह के बच्चों को हम देखते हैं। तो फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जो अभी ये एक ग्रोइंग और एक फास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या आप थेरेपी बोल सकते हैं जो अभी ग्रो कर रही है। तो इसमें हम जो कमर दर्द होते हैं या गर्दन दर्द होते हैं उनको पेशेंट्स को देखते हैं, लकवा होता है उस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं, और जो सर्बल पाल्सी जो कि मैं जो री लाइफ हॉस्पिटल लास्ट 10 ईयर्स से मैं रन कर रहा हूँ और इसमें मैं सर्बल पाल्सी पेशेंट्स को मैं देख रहा हूँ। और ये इसमें री लाइफ हॉस्पिटल में मैं एक एडवांस थेरेपी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्बल पाल्सी पेशेंट्स के लिए। और ये सेंटर राजस्थान का और इंडिया का पहला फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल है जिसके अंदर ये हम रनिंग कर रहे हैं। इसमें पूरे देश विदेश से हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली में इज़ अ रोल ऑफ हैंड्स। फिजियोथेरेपी का मीन्स होता है कि हम जो भी थेरेपीज इस तरह की समस्याएं होती हैं जो कि सर्जरी और दवाइयों से बचने के लिए उसका उपाय हम हाथों से, हमारी नई नई टेक्निक्स होती हैं। फिजियोथेरेपी नॉट लाइक एक्सरसाइज, हमारी एक एडवांस टेक्निक्स होती है जिनके हम उपयोग से उनका इंतजाम करके हम पेशेंट्स को फास्ट एंड मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं और सर्जरी के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनसे बचाते हैं। सबसे पहले आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, आखिर सर्वर पाल्सी जिस बीमारी की आप बात कर रहे हैं, ये क्या बीमारी होती है और क्या कुछ परेशानियां इसमें होती है? सर्बल पाल्सी एक इस तरह की बीमारी है कि जो कि मेनली अपने प्री मैच्योर होने पे, डिलीवरी होने पे या डिलीवरी के टाइम ऑपरेट होने की वजह से जो हेड इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा होता है कि बच्चा होने के बाद लेट रोए या उसको किसी प्रकार का दिमागी बुखार हो जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 40 लाख सर्बल पाल्सी पेशेंट्स हैं और इससे होता ये है कि डे बाय डे पेशेंट्स जब एक साल का होता है तो बच्चा गर्दन नहीं संभालता है तो पेरेंट्स को फिर लगता है कि अपने बच्चे में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो देन विल गो फॉर सजेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है। तो मैं उन सब पेशेंट्स को यही सुझाव या सलाह देना चाहूँगा कि जब पेशेंट्स में इस तरह का देखें तो मेडिकेशन इज़ अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन फिजियोथेरेपी सर्बल पाल्सी पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज अगर प्रॉपर टाइम पे हो जाएगी तो उसको कभी भी आगे उसकी मांसपेशियाँ टाइट होने में नहीं होंगी, उसके जॉइंट डिफॉर्म नहीं होंगे और आप उसका बैलेंस बना के रख सकते हैं। और अगर आपने जितना लेट करोगे, अभी आपने यहाँ कई पेशेंट्स देखे होंगे, जितना जो एज का पेशेंट आएगा और उसकी अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं हुई तो फिर उसका कोई मेडिकेशन से या कोई भी ऑपरेशन से उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट्स जो कि एक जन्म के समय एक ऑक्सीजन कमी होने की वजह से जो ब्रेन का पार्ट है, कई ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के अलग अलग वर्किंग करते हैं, तो जितना उसका ब्रेन का पार्ट इम्पैक्ट होगा उतना उसका जो फिजिकली डेवलपमेंट है वो डिले होगा। तो मतलब एक तरह से ये भी मान लिया जाए कि 100% श्योरिटी नहीं होती इन पेशेंट्स के ठीक होने की। एक्चुअली में सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट्स बहुत टाइप से होते हैं। ये डिपेंड्स उनकी डिफॉर्मिटी पे डिपेंड करता है कि उनकी एक माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। अगर जो पेशेंट माइल्ड है उसको अपन लगभग 80-90% तक ठीक कर सकते हैं, मॉडरेट को भी 60-70% तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट सीवियर का मतलब ये होता है कि लाइक बच्चा जब 10 साल का हो गया है और इज टोटली बेड रिडन, तो उसकी मांसपेशियाँ मतलब पतली पड़ जाती है, जॉइंट डिफॉर्म हो जाते हैं, तो कमज़ोर हो जाती है हड्डियाँ, तो उस समय उसको वापस अपन को रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सीवियर पेशेंट हैं वो कभी भी ठीक नहीं होते हैं
और सर्वल पाल्सी पेशेंट्स का हम जो फिजियोथेरेपिस्ट पूरे इंडिया में जो फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, हमारा यही और हमारी यहाँ टीम जो कि यहाँ मेरे पास अभी 35 फिजियोथेरेपिस्ट 35 से 40 फिजियोथेरेपिस्ट वर्किंग कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम पर डे हम लगभग 80-90 सर्वल पाल्सी पेशेंट्स को देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा कंसिडर ये है कि इन बच्चों को ओनली एंड ओनली फर्स्ट हमारा प्रोटोकॉल ये रहता है कि हम इन बच्चों को अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, कि अपने बच्चा अपना खुद से खाना पीना उठना बैठना कपड़े पहनना ये वर्किंग कर सके। ये हमारा सबसे पहला मोटो रहता है। और जो रिकवरी है वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि वो कितना काम कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, वो ऑल डिपेंड्स ऑन कि उसका ब्रेन कितना डैमेज हो। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो बीमारी है सीधे दिमाग से ताल्लुक़ रखती है कि ब्रेन उनका कितना उन्हें संभाल पा रहा है, वो कितना सोच समझ पा रहे हैं, कितना कॉन्शियसली चीज़ों को देख पा रहे हैं। Yes. तो इसमें एक्चुअली में ये सब जो अपने ब्रेन में इन सब बच्चों के ड्यू टू ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्रेन में जन्म के समय ये दिक्कत होती है। तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, सर्वल कॉर्टेक्स सेरेबेलम, जो कि अलग अलग पार्ट का काम होता है, बेसल गैंग्लिया, जिनका अलग अलग वर्किंग है कि वो बच्चे में अपनी बॉडी में अपने वर्किंग मूवमेंट्स में अलग अलग रोल होता है उनका। तो वो जितना पार्ट अगर जन्म के समय इम्पैक्ट होगा और डैमेज होगा तो वो जितना उस बच्चे के अंदर डिफॉर्मिटी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन आखिर क्यों होता है? क्या ये एक मदर की किसी लापरवाही की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन बच्चों में रह जाता है, या फिर किस वजह से ये लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है बच्चों में? ये मदर की वजह से नहीं होता है, ये जनरली अपने आज जो अपना रूटीन एक्टिविटीज़ है इतना नहीं है, तो फीमेल्स किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से या प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, जिससे कि बच्चे का जो एक डेवलपमेंट पार्ट 9 मंथ्स में होना चाहिए वो बच्चा 7 मंथ्स में अगर डिलीवर्ड हो जाता है तो उसका पूरा ब्रेन एक प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक टेक्निकल एक बहुत प्रोसेस है, क्योंकि बॉडी को बनने के लिए 9 मंथ्स चाहिए। अगर वो बच्चा 7वें महीने में अगर इस संसार में आता है तो डेफिनेटली उसके ब्रेन का डेवलपमेंट उतना नहीं होगा। तो डेवलपमेंट और उसके साथ में क्या होता है कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, तो उसके लिए पेशेंट को उन बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, नहीं मिलने की वजह से वो सारी दिक्कत होती है। अच्छा, तो एक जो हम अक्सर वर्ड सुनते आए कुपोषण, जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, तो क्या वो भी इसी वजह से होता है? नहीं, कुपोषण इज अ डिफरेंट वर्ड। कुपोषण का सेंस होता है कि उनका खाना पीना या उनको कोई बीमारी सेंस लाइक ये एक जन्मजात बीमारी है, ठीक है। वो है कुपोषण का एक टोटली आप कह सकते हैं खाने पीने से रिलेटेड है वो, कि वो गरीब बच्चे हैं या किसी प्रकार से जहाँ पे खाना पीना बच्चों को नहीं मिल पा रहा है तो उनकी वीकनेस है, उनको अलग उसके वीकनेस की वजह से कोई अलग बीमारियाँ हो रही है। डेट सेरेब्रल पाल्सी और कुपोषण दोनों बहुत ही डिफरेंट है। क्या आपकी लाइफ में अभी तक इतने सालों में क्या ऐसा कोई पेशेंट या ऐसा कोई केस आया जिसको देखकर आप भी थोड़ा घबरा गए हो, या एक होता है कि थोड़ा सा दिल घबरा जाता है हमारा? बिल्कुल एक नहीं मैम, लास्ट मैं 10 साल से वर्किंग कर रहा हूँ फिजियोथेरेपी में, और जब भी कोई नया पेशेंट आता है तो जब मैं अगर देखता हूँ पेशेंट को आते हुए तो सबसे पहले बच्चे की तरफ देखता हूँ कि बच्चे की कंडीशन क्या है, ये बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। और जब बच्चा सीवियर होता है तो उस बच्चे के लिए एक मेरी और भावना जुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से पेशेंट आते हैं तो मेरे पे विश्वास करके, रिलाइफ पे विश्वास करके और आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दूर दूर से पेशेंट हमारे रिलाइफ पे विश्वास करके आ रहे हैं। हमारे कई पेशेंट देखे जो कि टोटली 10 साल का हो गया या 12 साल का हो गया, इज टोटली बेड रिडन। उन पेशेंट्स को हमने टाइम लगा है, उन पर लगभग 8 मंथ्स 10 मंथ्स लगा है, लेकिन हमने आज उनको 8-10 मंथ्स में उनको हमने एटलीस्ट वो खड़ा कर दिया है उनको, जो कि बेड रिडन था, इज टोटली लाइक कुछ भी मूवमेंट्स नहीं था उसके अंदर। तो ऐसे हमने बहुत सैकड़ों बच्चे ठीक किए हैं, और अभी आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरह के पेशेंट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ऐसे पेशेंट्स हम ठीक कर रहे हैं और हम अच्छा लग रहा है। जब कोई यहाँ से प्रॉपरली ठीक होके जाता होगा, कोई छोटा बच्चा महज 3 या 4 साल का हो, तो पेरेंट्स का क्या कुछ कहना होता है और बच्चे का क्या कहना होता है, अगर बच्चा बोल सकता है, समझ पा रहा है चीज़ों को? मैम एक्चुअली में क्या होता है कि डे बाय डे एक्चुअली में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि बच्चा आज फर्स्ट डे ज्वाइनिंग किया है और आज मतलब सेकंड डे उसको इम्प्रूवमेंट आने लग जाते हैं। नहीं, वो 1 मंथ हमारे 3 मंथ्स का हम पैकेज बना के रखते हैं, जिससे हम बच्चे को कुछ समय दे पाए। तो जब बच्चा हमारे पास 1 मंथ कुछ करता है तो हमारे शॉर्ट टर्म्स गोल्स होते हैं। हमारा जो रिलाइफ हॉस्पिटल है और दूसरा सेंटर्स है, उसमें डिफ्रेंशिएट ये है कि एक तो हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करते हैं, साथ में हमारे जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चे के हो, हर बच्चे का असेसमेंट लेके उसका हम शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं
उसका लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल बनाने का सेंस ये होता है कि हमारे को पहली चीज़ तो ये है कि करना क्या है और उसको अप्लाई कैसे करना है, कितने टाइम के लिए करना है। तो वो सब चीज़ें हम पहले उसका शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, जिससे कि पेशेंट को एक प्रॉपर वे में उसको रिकवरी दिखे। जब पेरेंट्स को 1 महीना कराया और 1 महीने बाद में पेरेंट्स को कुछ रिकवरी दिखती है, तो उनकी एक होप जगती है कि वी आर राइट प्लेस। देन जब उनको डे बाय डे मंथ गुजरते हैं और उनको हमारे 3 मंथ्स में हम पेशेंट्स को अभी तक हमने 10 ईयर्स में हमने लगभग 2000 से ऊपर हमने केसेस देख चुके हैं, और हमारी जो अभी सक्सेस रेट है वो 70 से 80% हमारी सक्सेस रेट है। ये डिपेंड्स ऑन पेशेंट, लेकिन वी आर अभी तक आई एम सेटिस्फाई कि मैं सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट्स को देख रहा हूँ, और मतलब हमारे यहाँ से ये इस तरह के बच्चे ठीक हो रहे हैं, और मेरे को अच्छा किसी ने वाकई बहुत सही कहा है कि डॉक्टर्स एक जिंदगी, एक जो इस धरती पे एक जिंदगी आती है, कभी कभी उन जिंदगियों को भी एक नई जिंदगी देते हैं, तभी हम उन्हें डॉक्टर्स कहते हैं और धरती का भगवान कहते हैं। तो डॉक्टर्स असल में जो करते हैं, एक छोटे बच्चे को एक नई जिंदगी देना और उसको इस काबिल बना देना कि एटलीस्ट कि वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो एटलीस्ट वो चलकर उठकर अपने खुद के काम खुद कर सकता है और किसी और पर डिपेंड नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर बहुत बहुत थैंक यू आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जो डॉक्टर ने हमें बताया, जो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में हमें बताया कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि जो डिसेबल बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको उस काबिल बना देते हैं कि एटलीस्ट वो अपने सारे काम खुद कर पाएँ। तो बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर आपको। और हम हमारे सारे व्यूअर्स को भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी किसी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी फिजियोथेरेपिस्ट से जुड़ें, अपनी समस्याओं का आपको समाधान जल्द मिल जाएगा। बने रहिए TNI आवाज़ पर। नमस्कार।